हाँ जी, सभी को नमस्कार। रीट एसएसटी में एक नया जुड़ा टॉपिक है। दो मुख्य टॉपिक जुड़े थे, मध्यकालीन जो अर्थव्यवस्था और कला से संबंधित था, और एक टॉपिक था हमारे चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य तो ये अपने श्रृंखला शुरू कर रखी है। टारगेट है जैसे कल या परसों साइको की मुख्य मुख्य चैप्टर पर आपको जो है ना, मैं पढ़ने के तरीके और एक क्लास दूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि देसी तरीके से, क्योंकि मैं पंजाबी ते बागड़ी ओदे च ही दसना थोनों, देसी तरीके से कैसे साइकोलॉजी को याद करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल, कंटिन्यू नोटिफिकेशन आता रहेगा। रीड तक बिल्कुल कंटिन्यू क्लासें रहेंगी। अब हमने चोल साम्राज्य पढ़ना। देखो, एक चोल राज्य है लेकिन सिलेबस में डाला हुआ चोल साम्राज्य। चोल चेर पांड्या जो पहली सदी में हुआ करते थे वो नहीं है। हमारी बुक में जो चोल साम्राज्य है, मैं एक एक बात बार बार कहता हूं, चोल साम्राज्य के बारे में बातें सिर्फ 20 से 30 के बीच में है, सिर्फ इतनी बातें, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर करवाया जा रहा है, गाइडों में दिया जा रहा है, यूट्यूब पर करवाया जा रहा है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपने, अगर रीट को पास करना है तो इतना ही मैटर मैं लाइनें दूंगा और उसमें से संबंधित मैंने 14 ही प्रश्न निकाले हैं और बुक में आपको बता दूंगा कैसे किस तरह से प्रश्न बनेंगे। बुक की पीडीएफ मैंने साथ में लगा ली है, उसमें दिया हुआ है। चोल साम्राज्य जो है किस सदी का पढ़ना है हमने, जो 9वीं सदी में चोल हुए थे। बात क्या थी? बात ये थी कि जो हम बात करते हैं भारत के बारे में बात करते हैं, तो ये दक्षिण वाला जो एरिया था, चोल यहां हुआ करते थे। चोलों के ऊपर जो राज्य हुआ करता था वो पल्लवों का था, और नीचे जो राज्य हुआ करता था वो पांड्यों का था। पहला प्रश्न यहां से बनेगा। हमारी बुक में जो दिया हुआ है ऑथेंटिक जो प्रूफ एनसीईआरटी में, वो दिया हुआ है उदयपुर से तंजावुर तक। देखिए, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, पीडीएफ संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। उदयपुर से तंजावुर तक ऐसा दिया हुआ है हमारी बुक में। अब ये दोनों चोलों की राजधानियां हैं। उदयपुर चोलों का मुख्य केंद्र है, लेकिन जब पहली दूसरी सदी में चोल हुआ करते थे उस समय का ये है उदयपुर को राजधानी बनाया था। वो अपने सिलेबस में नहीं, वैसे थोड़ा सा बता देता हूं पृष्ठभूमि बनाने के लिए। उदयपुर को राजधानी बनाया था उर्वप हिरे इलन जेत चेन्नी। एक ही नाम है उसका, छोटा नाम लिखूं तो मैं इलन जेत चेन्नी ने इसको राजधानी बनाया था। चोलों का आदि पुरुष जिसने चोल साम्राज्य को शुरू किया था शुरू में, वो पुरानी बात है, इसको हमने याद नहीं रखना। हमने 9वीं सदी में चोलों की मुख्य राजधानी कौन सी है, चोलों की राजधानी कौन सी है, एक बात ये याद रखनी है, तंजावुर। किस सदी में? 9वीं सदी में शुरू हुए। अच्छा, दूसरी बात, चोल किनके सामंत थे? चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल किनके सामंत है? पल्लवों के सामंत है। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? फिर बात आ गई, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो संस्थापक रहेगा जी विजयालय। कौन है? विजयालय चोलों का संस्थापक है। फिर यह बात आ जाती है, जिस समय चोल साम्राज्य की स्थापना हुई तो इसने कहां पर की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना इसने की थी तंजौर में, या जिसका नाम लिखा जाता है तंजावुर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर यह आ जाता है। एक प्रश्न आएगा तंजावुर मंदिर का, या तंजौर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। एक प्रश्न आता है तंजावुर शहर का निर्माण किसने करवाया। अगर तो आए शहर का संस्थापक कौन हो जाएगा? विजयालय। हमने इस क्लास में चोल 3 ही राजाओं के नाम पढ़ने हैं। प्रशासन में 7-8 लाइनें पढ़नी है, कला में हमने सिर्फ 5 लाइनें पढ़नी है, और राजाओं के बारे में हमने 7-8-10 लाइनें पढ़नी है। कुल मिला के 25-26 बातें हैं। इससे ज्यादा जो है ना, मुख्य बात नहीं है जहां से प्रश्न आएगा। तो आपको समझा दूंगा, अगर समझदारी आएंगे वो थोड़ी सी अलग बातें हैं, लेकिन फैक्ट में बात करें तो 25 से 30 के बीच में है। तंजौर या तंजावुर शहर, विजयालय स्थापना करेगा, तंजौर को राजधानी बनाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि तंजौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो मंदिर में हम पढ़ेंगे किसको? मंदिर में हम पढ़ेंगे राजराज प्रथम को। मंदिर किसने बनाया है? राजराज प्रथम ने बनाया। ठीक है, तो 3 ही चोल राजाओं का जिक्र पढ़ेंगे हम। विजयालय, राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली राजा होगा, और उसका बेटा राजेंद्र।
तीन चोल राजाओं के नाम हमने पढ़ने हैं, उनसे संबंधित सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो राजेंद्र चोल पर बनेंगे। इसने विजयालय ने तंजौर शहर को बसाया और क्या बसाएगा ये, निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाएगा। आगे मैं लिखा हुआ है सब कुछ स्लाइड में, प्रश्नोत्तरी बनाई हुई है उसमें डाले हुए हैं ये प्रश्न। मंदिर बनाएगा और क्या करेगा ये मंदिर। अच्छा, विजयालय जो चोल लोग थे ये किस भगवान की आराधना करते थे, भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानते थे। इसीलिए ये भी पूछा जाता है जब हम कला की बात पढ़ते हैं कि तो ये पूछा जाता है कि चोल जो है कांस्य मूर्तियां किस कला की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, तो चोल काल की कांस्य मूर्तियां, उसमें भी नटराज शिव की, नटराज जो नृत्य करते हुए एक मूर्ति बनी है भगवान शिव की कांस्य की बनी हुई, वो बहुत ज्यादा फेमस है। क्रमानुसार जब मैं पढ़ाऊंगा सारी बातें याद हो जाएंगी। एक बार हम टॉपिक के अंदर एंट्री कर रहे हैं, आपको समझा रहा हूं, इत्मीनान से क्लास को देखते रहें, इधर उधर बिल्कुल भी जाना नहीं है। तो ये विजयालय की बातें आ गई। विजयालय के बाद क्या थे, उसके बाद के जितने शासक हैं उन्होंने क्या किया, उत्तर के पल्लवों को दक्षिण के पांड्यों को हरा के चोल साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद एक राजा आएगा राज। विजयालय के बाद कौन आएगा, विजयालय के बाद आएगा राज प्रथम। ये इसके बारे में एक बात तो क्या याद रखनी है, ये सबसे शक्तिशाली राजा है। एक तो चोलों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, राज प्रथम चोलों का सबसे शक्तिशाली राजा था। और राज के बारे में क्या बात आएगी, राज ने भी अपने कोई थोड़े बहुत अभियान किए हैं, लेकिन राज ने एक चीज बनाई थी, तंजावुर का मंदिर बनाया था राज ने, ये हमें ध्यान रखना है। यहां मैं लिख देता हूं, राज ने क्या बनाया, तंजौर का मंदिर। इस मंदिर का एक अन्य और नाम आता है, वो इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। तो तीन वाली ज्यादा बातें पढ़नी है हमने। चोलों के तीन कोई स्थान है मुख्य आ जाएंगे, उरैयूर आ गया, तंजावुर आ जाएगा और एक गंगैकोंड चोल आ जाएगा। तीन ही राजाओं के नाम पढ़ने हैं, राजेंद्र चोल, विजयालय और राज प्रथम। तीन ही मंदिरों के नाम पढ़ने हैं, तंजावुर का मंदिर, निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर और गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर। और अन्य के बारे में एक बात तो हमने विजयालय के राज प्रथम के बारे में पढ़नी है कि सबसे शक्तिशाली है। दो तीन बातें हमने राजेंद्र चोल के बारे में, फिर उनके प्रशासन पर आएंगे। इतनी सी बातें हमने ध्यान रखनी है। अब ये प्रश्न था, चोल काल में गांवों का समूह क्या कहलाता था, ये नाडु कहलाता था। अभी मैं आपको व्यवस्थित करके बता देता हूं हमने टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले हम राजाओं का जिक्र पढ़ेंगे। राजाओं का जिक्र पढ़ेंगे तो राजा हमने पढ़ने हैं 3। फिर हम मंदिरों का जिक्र पढ़ेंगे तो मंदिर हमने पढ़ने हैं कितने, 3। ठीक है। फिर हम अन्य तथ्य जो राजाओं के बारे में, अन्य तथ्य हम ये पढ़ लेंगे। पहला तो विजयालय के बारे में हो गया, उसके बाद राज प्रथम के बारे में एक तथ्य, फिर उसके बाद राज का बेटा राजेंद्र बनेगा। तो राजेंद्र की बातें क्या पढ़ेंगे हम, यहां चोल में राजेंद्र है, राजेंद्र प्रथम, राज प्लस इंद्र, राजा भी है इंद्र भी है। तो एक बात आएगी, ये गंगा यमुना मैदान है, किस चोल राजा ने गंगा तक अभियान किया था, गंगा अभियान किया था राजेंद्र ने। और इसने क्या, गंगा वाला क्षेत्र जीतने के बाद राजेंद्र ने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम था गंगैकोंड। कोंड का अर्थ होता है इनकी भाषा में विजेता, गंगैकोंड चोल इसने उपाधि धारण की थी। और गंगैकोंड चोलपुरम, पुर नगर होता है, नगर भी बसाया था। और गंगैकोंड चोल इसने क्या किया था, मंदिर भी बनवाया था। राजेंद्र की बात, इसने गंगैकोंड चोल मंदिर बनवाया, नगर बसाया। और क्या किया इसने, दक्षिण में यहां जगह पड़ती है कौन सी, श्रीलंका, तो इसने श्रीलंका अभियान किया था। और क्या किया इसने, दक्षिण व पूर्वी एशिया अभियान भी किया था, दक्षिण पूर्वी एशिया अभियान इसने किया था। और इसकी एक बात ये, तीसरी बात दक्षिण पूर्व एशिया अभियान, और चौथी बात इसकी हो जाएगी, किस चोल राजा के पास शक्तिशाली जल सेना थी। तो इसके पास शक्तिशाली जल सेना भी थी। राजेंद्र चोल में हमने 1, 2, 3 बातें याद रखनी है। विजयालय में हमने वो संस्थापक है
और क्या करेगा, तंजौर शहर और निशुंभ शूदनी देवी मंदिर बनाएगा। 3 बातें विद्यालय में हम याद रखेंगे, 3 बातें विद्यालय में हम याद रखेंगे, 3 बात विद्यालय में। 3 मंदिरों के नाम याद रखने हैं। राजराज प्रथम के बारे में एक मुख्य तथ्य है, एक तो वो सबसे शक्तिशाली राजा है और एक उसने तंजौर मंदिर बनाया है। राजराज प्रथम ने, देखो वो पूछेगा ना जब, तंजौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ए नंबर ऑप्शन होगा विद्यालय, फिर होगा राजराज, फिर राजेंद्र। वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो शुरुआत करेगा वो शहर से, शुरुआत शहर से होगी। जो शुरू करेगा वो अपना शहर बसाएगा पहले और दूसरा फिर वहां पर मंदिर बनाएगा। और फिर उनके प्रशासन की बातें हम, तो चलिए आपको प्रश्नोत्तरी बाद में करवा दूंगा, छोटी सी क्लास है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। लो जी, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो। लो भाई, ये कहते हैं, ये थोड़ा सा मैप दिया हुआ है। अब ये चैप्टर मैंने लाइव में करवाया था, दोबारा करवा दूंगा। गुप्त और गुप्तोत्तर काल वाला लास्ट में करवाऊंगा, एक बार होल्ड रखूंगा। तो यहां चोल है, ये मैंने दोबारा नहीं रिपीट नहीं करूंगा। आपने जो क्लासें अपलोड की हुई है, प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो जब आप लाइव पे जाके देखेंगे तो ये सारी गुप्त और गुप्तोत्तर काल बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरह से ऊपर जब हर्षवर्धन होता है उत्तर भारत में, तो दक्षिण में उस समय चालुक्य होंगे, चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट आएंगे, फिर राष्ट्रकूटों के बाद चालुक्य आएंगे। एक वातापी के चालुक्य, फिर दूसरे कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। ये वैसे याद नहीं रहते, वो लाइव वाली वीडियो जाके देख लेना, मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। यहां हमारे काम की बात ये आ जाती है, नए राजवंशों का उदय। हमारे जो पढ़ने लायक बात है, हमारे चोल साम्राज्य में ऊपर वाला पार्ट मैंने वो लाइव में पढ़ा रखा है, वहां से पढ़ लेना आप लोग भाई, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ये देखो चोलों के साम्राज्य, गंगैकोंड, चोलपुरम, उरायूर, तंजावुर। मदुरई भी बाद में इन्होंने पांड्यों से छीन लिया था। तो ये चोलों के, सभी चोलों के केंद्र है। ये जो दिए हुए हैं ना जितने, तंजावुर शहर चोलों का केंद्र है, उरायूर है, गंगैकोंड, चोलपुरम है, मदुरई। मदुरई वैसे पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी। तो 3 मुख्य है, उरायूर, तंजावुर और गंगैकोंड, चोलपुरम। ये यहां कावेरी नदी दी गई है, तो कावेरी नदी, कावेरी डेल्टा में इन्होंने, कावेरी नदी के आसपास ये कदम्ब वंश दिया हुआ है। अभी सीटेट में आया था, मैंने पढ़ाया था कि कदम्ब वंश, म्यूर शमर राजा था, म्यूर शर्मन, उसने स्थापना की थी कदम्ब वंश की। कहां पर की थी, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। कहां की थी, कर्नाटक में था ना। चलिए, यहां से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है उरायूर से तंजावुर तक। ये थोड़ा सा अपने रेड कलर का डॉट ले लेते हैं। चलिए, उरायूर से तंजावुर, तो तंजावुर को राजधानी कौन बनाएगा, विजयालय। एक बात पहले ही हम क्लियर कर लेते हैं, विजयालय क्या बनाएगा, तंजावुर की स्थापना करेगा। कावेरी डेल्टा, किस नदी के आसपास थे ये, कावेरी के। वहां पर पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, मुट्रियार परिवार हुआ करता था, एक मुट्रियार जाति नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी कावेरी नदी के आसपास। फिर वो क्या करते हैं, वे कांचीपुरम के पल्लव, पल्लवों की राजधानी कौन सी है, कांची। फिर कहूंगा एसएसटी की 2 वीडियो लाइव में डाली हुई है मैंने, मुगल प्रशासन और वो चोल वाला, जो वहां देखो दिखने में थोड़ा सा लाइव में वो लाइटिंग की उस दिन दिक्कत आई थी, वो हो सकता है, लेकिन समझने के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि ये जो 600 से 1000 ईस्वी का वाला भारत है ना, इसकी भी मैंने 600 से 1000 ईस्वी का भारत बहुत पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आपको समझने के लिए कि किसके बाद कौन सा राजवंश आता है। उन वीडियो को आप देख ले। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। तो कहते हैं कि मुट्रियार एक परिवार था, वो कावेरी नदी के आसपास रहता था और वो पल्लवों के मातहत। ये मातहत शब्द का अर्थ है जी सामंत। क्या थे, मातहत का मतलब सामंत। सामंत मैंने दोबारा बता देता हूं, राजा अपने राज्य का दूर दराज एरिया में खुद शासन कर नहीं सकता था, तो राजा क्या करता था, राजा क्या करता था,
अपने अधिकारी वहां रख देता था, अमीरजादों को वो प्रशासन संभालने के लिए दे देता था कि आप देखभाल करें। वो सामंत लोग देसी तरीके से बता देता हूं, तो मातहत शब्द आ जाए या सामंत एक ही बात है। तो उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय, यहां लिखा हुआ है उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के, क्योंकि चोलों का साम्राज्य चोल चेर पांड्य हुआ करते थे पहली सदी के आसपास। ठीक है, ये 9वीं 8 शताब्दी बाद। तो कहते हैं कि उसी परिवार का एक मुखिया विजयालय, उसने क्या किया, 9वीं सदी में मुट्रियारों को, 9वीं सदी के मध्य, 9वीं सदी के मध्य का मतलब है 950 है, सॉरी 850 ना, 9वीं सदी का मध्य 850 में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर यानी कि कावेरी नदी के आसपास, तो किसको हराकर, मुट्रियारों को हराकर उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ शुद्धनी देवी का मंदिर बनवाया। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधी लाइनें यहां से छपती हैं। ठीक है, ये लाइन क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहते हैं कि ये जो विजयालय था उसके उत्तराधिकारियों ने उसके आसपास के जो दक्षिण और उत्तर में, दक्षिण वाले पांड्या और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए। फिर क्या होता है, इन्होंने क्या किया, उसके बाद चोलों का सबसे पावरफुल जो राजा आएगा, किंग आएगा, राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक है, 985 में राजा बनेगा और उसी ने ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया और प्रशासन का पुनर्गठन किया। तो राजराज प्रथम क्या करेगा, 985 ईस्वी में सत्ता पर स्थापित होगा, रट लेना बात को, प्रशासन का पुनर्गठन करेगा और राजराज, और यही बता देता हूं, ये क्या करेगा, ये तंजौर मंदिर बनवाएगा। क्या करेगा, तंजौर में मंदिर बनवाएगा राजराज प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना, तो उसके पास जल सेना थी, गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया पर उसने क्या किया, हमला किया। ये बातें आ गई। और फिर वो क्या करेगा, गंगाकोंड चोलपुरम मंदिर बनाएगा। ये देखो यहां दिया हुआ है, तरीके से देते हैं, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगाकोंड चोलपुरम, लाइन दे दी। नए बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, तो इसका मतलब राजराज और राजेंद्र, तो तंजावुर के ऊपर राजराज लिख दो और की जगह और पड़ा रहने दो, और गंगाकोंड चोलपुरम के ऊपर लिख दो राजेंद्र। मतलब कि तंजावुर वाला मंदिर राजराज प्रथम ने, गंगाकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम, याद रखना, प्रथम ने बनाए, जो कि मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। इस बात को हमने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट जो बात हमारी, यहां पर गंगाकोंड चोलपुरम का मंदिर भाई दिखाया गया है। आपको ये दिखेगा नहीं ढंग से, वैसे बड़ा शानदार मंदिर है, छत ऊपर की तरफ पतली होती जाती है। फिर यहां से बहुत ही टेक्निकल प्रश्न निकलता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मतलब इसको टफ बात मान सकते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, मतलब कि चोल मंदिर जहां जहां बसे उसके आसपास बस्तियां भी बसनी शुरू हुई थी। ये मंदिर शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, मतलब मंदिरों में शिल्प उत्पादन का कार्य भी किया जाता था। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दान दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। अब दान दी गई भूमि जब चोल प्रशासन पड़ेंगे तब आएगा। मंदिरों को दान दी भूमि को दो नाम देते हैं, एक देवदान और दूसरा तिरुनम टक्कनी। तिरुनम देवदान और तिरुनम टक्कनी, ये क्या था, मंदिरों को दान दी गई भूमि। फिर आएगा ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि ब्रह्मदे, और विद्यालय को दान दी गई भूमि शालाबो। फिर कहते हैं ये भूमि जो दान दी जाती थी मंदिरों को, वहां पर बनते थे, और इस भूमि की उपज, जो भूमि से उपज होती थी, वो विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। तो पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि
दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। सत्या में बातें आ जाती है कि चोल मंदिर जो है वो आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। वो कह देगा मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान थे। नहीं, पूजा आराधना के स्थान नहीं है, वहां पर शिल्प उत्पादन वाला काम भी होता था। वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। किन शासकों की कांस्य प्रतिमाएं प्रसिद्ध थी या किस काल की? तो चोल काल की। चोलों की दो ही विशेष बात है, एक तो स्थानीय प्रशासन, ठीक है, और दूसरा कांस्य प्रतिमाएं। बस 3 ही पेज है इसके, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं इनके बारे में। कृषि के बारे में हमने कुछ देखना नहीं है, कृषि उनकी अच्छी थी। कांस्य प्रतिमा दिखा रखी है, कोई बात नहीं है। और फिर जो हमने याद रखने योग्य बात, प्रशासन में आप आ जाएं, यहां इंपॉर्टेंट बात भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। हमने पल्लव, वो मैंने लाइव वाली क्लास में पढ़ाया, अगर आप देखो तो ये चोल है, चोलों से जस्ट पहले पल्लव हुआ करते थे। ये उर शब्द आया है, पल्लवों में भी उर शब्द आया था, पल्लव अभिलेखों में भी। पल्लव अभिलेख जो थे वहां भी उर शब्द आया था, लेकिन वहां अलग अर्थ था। यहां किसानों की बस्तियां उर है, पल्लव अभिलेख में, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। पल्लव अभिलेखों में उर क्या था? ग्राम सभा। ध्यान रखना, उर क्या है? ग्राम सभा। और जो है चोल अभिलेखों में, अब चोल जो साम्राज्य का प्रशासन है, ये कहां से मिलता है? एक अभिलेख मिला है, उत्तर मेरु अभिलेख, इसी बुक में जिक्र है। उत्तर मेरु अभिलेख है, उसमें चोल प्रशासन का जिक्र मिलता है। और लाइट चली गई भाई, तो लाइट चली गई थी, दोबारा हम वो दोहरा देता हूं कि जो चोल प्रशासन था, चोल प्रशासन का वर्णन हमें मिलता है उत्तर मेरु अभिलेख में। तमिलनाडु में उत्तर मेरु अभिलेख मिला है, जिससे स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। उसमें कहा गया है कि उर क्या थी? उर चोल काल में किसानों की बस्तियां थी, यह बताया गया है। लेकिन हमारे टॉपिक जो गुप्तोत्तर काल वाला गुप्त काल लगता है, तो पल्लव अभिलेख हम पढ़ते हैं, तो पल्लव अभिलेखों में उर जो है वो ग्राम सभा है। इस बात का ध्यान रखना, उर वहां ग्राम सभा है। चोल काल में उर क्या है? किसानों की बस्तियां। अब सेकंड बात आएगी, किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। मतलब ये जो किसानों की बस्तियां हैं, जब यहां सिंचाई होने लगी, फसलें अच्छी होने लगी, तो ये किसान लोग, ये बस्तियां जो है वो समृद्ध हो गई। इस तरह के गांवों को, समूह को नाडु कहा जाता था। तो नाडु क्या है? नाडु है जी गांवों का समूह, गांवों का समूह। अब ये देखो, वैसे ना ये ग्राम सभा आता है गांव के बारे में पल्लव अभिलेखों में, लेकिन यहां अगर बहुत डीपली हम देखें तो गांवों का समूह तो है नाडु, जो पावरफुल, जो समृद्ध गांव थे। इसका मतलब जो किसानों की बस्तियां जिनको उर कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं वो ग्रामीण सिस्टम की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन हमने तो पैक शब्द पढ़ना है कि उर क्या है? किसानों की बस्तियां। दूसरा हमने पढ़ना है कि गांवों के समूह को क्या कहते हैं? नाडु कहा जाता है। अब देखिए, ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय है। देखो, नाडु जो थी, गांवों का समूह थी, वो क्या क्या करते थे? न्याय भी करते थे, और क्या करते थे? कर वसूलने वाले प्रशासनिक कार्य भी करते थे। धनी किसान, धनी किसानों के लिए मैं एक शब्द लिख देता हूं, धनी किसान, यहां लिख देता हूं। धनी किसानों को क्या कहते थे? धनी जो किसान हुआ करते थे, चोल अभिलेखों में उनके लिए नाम आता है वेलालर या वेलाल, ठीक है। केंद्रीय धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ये बातें मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करके बार बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि प्रशासन में टफ प्रश्न बन सकता है। अब देखो, जो धनी किसान है ना, जिनको हम वेलालर कहते हैं, तो वो कहते हैं कि नाडु पर उनका अच्छा खासा नियंत्रण होता था। जो धनी पैसे वाले किसान हुआ
करते थे। बस हमें नाडू याद रखना है, गांवों का समूह है और किसानों की बस्तियों को उर कहते हैं। ये सारे चोलकालीन प्रशासन से संबंधित है। चोलों के स्थानीय स्वशासन की बात उत्तर मेरु अभिलेख में मिलती है। ये वैसे प्रांतक प्रथम का था जो अपने सिलेबस में है नहीं। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को, अब जो धनी किसान होते थे उनको वेलालर कहते हैं, और ये कहते हैं कि कई जो धनी भूस्वामी होते थे, राजा लोग खुश होके भी, कई बार अमीर के साथ राजा की ज्यादा बन जाती है, तो राजा उनको खुश होके उपाधियां दिया करते थे, मुमवेद वेलन और अरैयार। तो ये पूछा जा सकता है मुमवेद वेलन और अरैयार किसकी उपाधियां थी? जो बड़े भूस्वामी होते थे, धनी भूस्वामी, धनी किसान लोग होते थे, राजा कहते थे अरे यार तू तो मेरा यार है। अभी पता है अमीर आदमी है, पैसे वाला है, उसको तो सभी यार बनाते हैं, अपने जैसे गरीबों को कौन बनाता है? मुमवेद वेलन और अरे यार ये क्या थी? धनी किसानों की उपाधियां। वैसे ये भी आ सकता है मुमवेद वेलन का शाब्दिक अर्थ क्या है? 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान। अब वेलन का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है, किसान। वेलालर धनी किसान, वेलन किसान। मुमवेद वेलन का अर्थ 3 राजाओं को अपनी सेवा। अब 3 राजा यहां कौन से हैं? ये बात उस समय की कर रहा है, पहली सदी की, चोल चेर पांड्य और वो वाले। अच्छा, अरैयार का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रधान। अरैयार का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रधान। इस बात इनको रट लेना है, शाब्दिक अर्थ को तो रटना ही है। वेलन का अर्थ देखो, वेलालर धनी किसान। अच्छा, किसान, सिर्फ किसान के लिए क्या शब्द आता है? वेलन। वेलन आता है, ठीक है। बेलन नहीं, एक वो नहीं, बेलन वो नहीं है, वेलन है ये। और प्रधान को क्या कहते हैं? अरैयार कहते हैं। ये उपाधियां अरैयार, और ये उपाधियां किसकी थी? धनी भूस्वामियों की उपाधियां हुआ करती थी। ये हमारे सामने अभिलेख आ गया, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि के प्रकार, चोल अभिलेखों में विभिन्न कोटियों का उल्लेख है। कोटियों का मतलब विभिन्न प्रकार की भूमियों का उल्लेख है। इसमें वेलन, वेलन वगाई। अब वेलन क्या है? किसान है। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान, ठीक है। गैर ब्राह्मण किसान थे, उनको जो भूमि दी जाती थी, मतलब जो वेलन को भूमि दे दी, वेलन मतलब किसानों को। कौन से किसान? जो गैर ब्राह्मण है। इसका मतलब जो ब्राह्मण है उनको जो भूमि दान दी जाती है उसका कोई और नाम होगा। तो जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती है उसको ब्राह्मदे कहते हैं, और जो गैर ब्राह्मणों को दान दी जाती है उसको वेलन कहते हैं। मतलब वो किसान को दी गई भूमि है। एक बात यहां नोट करवा के मैं लिखवाऊंगा आपको, जब हम उत्तर भारत में इतिहास को पढ़ते हैं, एक शब्द आएगा अग्रहार। अग्रहार वहां शब्द आएगा गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में। अग्रहार वहां क्या था? अग्रहार वहां क्या था? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। ये ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में जब हम पढ़ रहे थे उसको अग्रहार कहते थे। इस बात का ध्यान रखना, ये हमारे सिलेबस में है। तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार भी कहते हैं। लेकिन जब चोलों के संदर्भ में पूछे ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या है? ब्रह्मदे है। गैर ब्राह्मणों को वेलन वगाई। अच्छा, जो विद्यालय को शाला कहते हैं। शाला दर्पण चलता है ना, शाला नहीं है, पुष्पा वाला शाला नहीं है, शाला भोग है। मतलब शाला यानी कि विद्यालय के रख रखाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 प्रकार की और भूमियां। एक तो देवदान। देवदान हमें ये याद रह जाता है कि देवताओं के लिए यानी कि मंदिर के लिए दान दी गई भूमि। लेकिन ये खतरनाक वाला वर्ड, ये देखो, तिरुनमटकानी, ये आपको याद रखना है, तिरुनमटकानी। मटकानी याद रख लेना। मटक के जो वो मटके वाली जो भूमि है ना, वो मंदिरों को दान में दी जाती है। फिर पल्ली, पल्ली भी पंजाबी का शब्द भी है, पल्ली। पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को, पल्ली दाती पल्ली होंगी ना, पट्ठे लेके उन्हें जड़ी वो, अब पल्ली केड़ी है? जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को पल्ली चंदनम कहते हैं। तो हमारे सामने भूमि होगी पल्ली चंदनम, देवदान और मटकाने वाली, शाला भोग और ब्रह्मदे, और ब्रह्मदे से ऊपर पहले वाली वेलन वगाई। इनको हमने रटना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी, अब ये थोड़ी सी बातें आ गई हैं कि हमने देखा है ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदे प्राप्त होता था। भूमि अनुदान यानी कि ब्रह्मदे।
परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक बात और बताऊं आपको, नेट में आती है ये लाइनें, हिस्ट्री से कोई नेट वगैरह करता है ना तो उनको पता है, सामान्य बातें नहीं है। सीटेट का पेपर देना हो आपने, केंद्रीय विद्यालय का देना हो, नवोदय का देना हो, और अपने कोई भी एग्जाम देना हो, बहुत इंपॉर्टेंट सत्य असत्य में बातें आती हैं। ये सीधा ही लिख देते हैं कि ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि के परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। जब ब्राह्मणों को भूमियां दान देंगे तो ब्राह्मणों की बस्तियां हो जाएंगी, सीधा सा नॉर्मल बात है। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। अब यहां सभा से संबंधित प्रश्न बनेंगे, क्योंकि सभा की आगे समितियां होती थी और समितियों की सदस्यता के लिए अलग अलग जो है ना मापदंड निर्धारित थे कि 35 से 70 साल की आयु होनी चाहिए, उसको वेद पढ़ने आने चाहिए, वेदों का ज्ञान हो, उसके पास स्वयं का एक मकान हो, ठीक है, ऐसी भूमि हो उसके पास जहां से टैक्स वसूला जा सकता हो। तो अब देखिए यहां से टिपिकल प्रश्न जहां से बन सकता है वो ये लाइन है, ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज। तो कहते हैं कि उनके यहां इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ये हमें ध्यान रखना है कि नगरम क्या थे। नगरम क्या थे? नगरम था जी व्यापारियों का संघ। मैं इधर हो जाता हूं, निश्चिंत रहें, आपको दिख जाएगा। नगरम क्या है? व्यापारियों का संघ। कहां? चोल अभिलेखों में। अब आप ये देखो, जब हम उत्तरी भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं तो श्रेणी पढ़ते हैं, संघ को पढ़ते हैं, और व्यापारी काफिले का नेता क्या पढ़ते हैं, वहां हम सारथवा पढ़ते हैं। तो यहां पर नगरम जो शब्द आया है वो क्या है? व्यापारियों का एक संघ है। अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। देखो व्यापारियों का संघ जो था वो शहरों में प्रशासनिक कार्य किया करता था। सत्य असत्य में कितने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस चोल साम्राज्य वाले चैप्टर में पेज तो हैं 4 ही, लेकिन प्रश्न खतरनाक, मैंने खतरनाक प्रश्न नहीं बनाए, रीट वाले डर जाएंगे। मैंने सामान्य 15 प्रश्न बनाए हैं, वो हम अभी पढ़ लेंगे। तमिलनाडु के चिंगलकूट जिले में, तो यह पूछा जा सकता है उत्तर मेरू अभिलेख कहां से मिला है? चिंगलकूट जिले से। इसमें इसका सह विस्तार वर्णन मिलता है किसका? चोल प्रशासन का। ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था? सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्थर के छोटे टिकटों पर लिखे होते थे। अब हमने ये देखना है कि जो भूमियों के लिए ब्राह्मणों की सभा होती थी, वो सभा के लिए कुछ समितियां निर्धारित की गई थी। अब उत्तर मेरू अभिलेख में कहां से मिला है? तमिलनाडु के चिंगलकूट जिले से मिला उत्तर मेरू अभिलेख। इसमें बताया गया है कि सभा की सदस्यता कैसे दी जाती थी। इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व, पहली शर्त क्या है? उसके पास ऐसी जमीन होनी चाहिए, मतलब दान दक्षिणा वाली जमीन पर तो जो है भू राजस्व वसूला नहीं जाता था, तो यहां से भू राजस्व से शब्द मुझे याद आ गया, ऊपर मैं आपको ले जाके बताऊंगा। भू राजस्व को ये लोग क्या कहते थे? क्योंकि तमिलनाडु में 400 करोड़ की सूची मिली है, तो चोल अभिलेखों में 400 टैक्स का जो जिक्र आता है उसमें वेटी भी होगा, जो बेगार परिश्रम करवाया जाता था उससे संबंधित कर, और एक भू राजस्व के लिए शब्द आएगा वहां पर, अम्मैयार आएगा या कोई भी, अपने देखते हैं। क्या होना चाहिए? दूसरी बात, उनके पास खुद का घर होना चाहिए और 35 से 70 साल के बीच आयु होनी चाहिए, और वेदों का ज्ञान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर का मूड हुआ ना भाई पेपर टफ बनाना है तो इन जगहों से बनाता है। सामान्य बनाना है तो वो पूछ लेगा किस चोल शासक को सबसे शक्तिशाली? राजराज। वो पूछ लेगा किसके पास जल सेना थी? राजेंद्र प्रथम। वो पूछ लेगा वो गंगाकोंड चोलपुरम मंदिर किसने बनाया? राजेंद्र प्रथम। तो सामान्य बातें तो वो ये पूछेगा। टफ, उत्तर मेरू अभिलेख में या चोल अभिलेखों के अनुसार सभा की सदस्यता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? दे देगा। आयु 30 से 70 वर्ष लिख देगा, वो आयु का कोई और पैमाना दे देगा, ठीक है, या ये दे देगा इसके लिए वेदों का ज्ञान होना जरूरी नहीं था, कुछ भी दे देगा ना सत्य असत्य में इस तरह से।
प्रशासनिक मामलों की उनको अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी का तो क्या पैमाना होता है। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं, मतलब खाते की जानकारी देनी होगी, खाते की जानकारी तो देनी ही होगी। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति पुरुष संपन्न इनके बारे में ये हमारे काम की बात नहीं है। साधारण मर्दों और औरतों का जीवन कैसा था इनके बारे में जानकारी दी गई है। इंपॉर्टेंट बात, ये बात ऐसे प्रश्न बनते हैं। देखो 12वीं सदी की तमिल कृति पेरियम पूर्णम, यानी कि पेरियम पुराण, पूर्णम शब्द पुराण के लिए आया है। सेक्युलर इसका राइटर था, सेक्युलर ने लिखी थी। वो हमारे बुक में नहीं दिया तो हमने बुक से बाहर एक भी लाइन नहीं पढ़नी, आएगी नहीं। पेरियम पुराण से संबंधित 2 प्रश्न बन जाएंगे। पहला, पेरियम पुराण किस भाषा का ग्रंथ है? तमिल भाषा का। दूसरा, पेरियम पुराण किस सदी का ग्रंथ है? 12वीं सदी का ग्रंथ है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। हाँ जी, फिर एक शब्द आया है पुलाया। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया। पुलाया क्या है? एक ऐसा समूह जिसने ब्राह्मण और वेलालर किसान को कहते हैं, मतलब ये गैर ब्राह्मण हो गए, ये ब्राह्मण हो गए, प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। तो पुलाया, या इसके लिए एक और नीचे शब्द आएगा। तो पुलाया क्या है? ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण और वेलाल क्या है? प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। जैसे अपने उत्तर भारत में चंडाल और उनको माना जाता था, वैसा दक्षिण भारत में एक समुदाय था, उनको पुलाया कहा जाता था। ये शब्द हमें ध्यान रखना है। फिर हमें ध्यान रखना है जी, बस उसके बाद ऑप्शन आ जाएंगे। पुलाया के लिए एक शब्द और है पुल्लैयार। फिर मैं आपको यह बता रहा था कि भू राजस्व के लिए एक बात आई है, वो बात आपको बतानी जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स ना आप नए बच्चे नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते। कारण है एनसीईआरटी की किताबें अच्छी बहुत है, पर आपको पता है अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी से समझ कहां आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष ये है कि ये किताबें अव्यवस्थित हैं, व्यवस्थित नहीं दी हुई, मतलब कोई चीज आगे दे दी कोई पीछे दे दी। तो ये चीज इसके बारे में धन के लिए युद्ध और ये कलहण की बात आ गई। यहां टैक्स की सूची दी होगी भाई, चोलों को भूमि दान दिया गया, टैक्स की सूची दी होगी एक। नागभट्ट की उपलब्धियां हैं, ये प्रशस्तियां आ गई। और नहीं, ये नहीं है, ये लो भाई, प्रश्न बन सकता है। किस राजवंश से 400 करोड़ की जो है ना, 400 करोड़ की लिस्ट मिलती है चोल अभिलेखों में? क्या मिलता है इन 400 करोड़ में? तो देखो, तमिलनाडु में शासन करने वाले, सीधा स्टेट ही पूछ ले, चोल राज्य था किस, कौन से जिले में, कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। 400 जो शब्द सूचक मिलते हैं उसमें एक हमें याद रखना है, वेटी। वेटी क्या है? ये जबरन शर्म के रूप में, जबरन मतलब जबरदस्ती, कोई पैसा नहीं, आप हमें काम करो, वो जो बेगार प्रथा हुआ करती थी उसको बेटी कहते थे। एक था कदमाई, कदमाई के लिए शब्द आया है भू राजस्व। यहां 3 बातें याद रखना है, 400 करोड़ की सूची और तमिलनाडु में इनका शासन था, भू राजस्व के लिए कदमाई शब्द है, और बेटी क्या है? बेटी नहीं, वेटी क्या है? ये है जबरन शर्म। बस हमारी सारी बातें क्लियर। अब पढ़ लेते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट संतवीर सर के बनाए हुए 15 खतरनाक नहीं, आसमान्य प्रश्न लाया हूं मैं, ताकि नहीं तो बच्चे डर जाएंगे पेपर से पहले, मुझे पता है। लो जी, सत्या सत्या वाला प्रश्न बनता है तो इस तरह से बनेगा। देखिए, आप इत्मीनान से पढ़िए इसको। चोल राज्य से संबंधित असत्य कथन है, अच्छे से पढ़ाया है मैंने आपको, तो अभी आप खुद ही हल कर लेंगे। विजयालय ने 9वीं सदी में, ठीक बात है, मध्य चोल वंश, 9वीं सदी के मध्य चोल वंश की सत्ता स्थापित की। विजयालय ने तंजावुर मंदिर व निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। राजेंद्र चोल ने एक शक्तिशाली जल सेना बनाई। उपरोक्त सभी सत्य है। उपरोक्त सभी सत्य है। थोड़ा सा बताइए आप, मैं बता देता हूं, समय अब क्या लगाना, बताने वालों ने बता दिया। ये जब भी प्रश्न पढ़ो, देखो विजयालय ने निशुंभ सूदनी मंदिर बनाया था।
विजयालय ने तंजावुर बसाया था, लेकिन जब आ जाए ना तंजावुर मंदिर, तो मंदिर कौन बनाएगा? मंदिर बनाएगा राजराज प्रथम। मैंने बताया था तंजावुर अगर सीधा आ जाए तंजावुर, तो तंजावुर शहर है, वो किसने बसाया है? शहर विजयालय ने बसाया है। तो इसका मतलब असत्य कथन ये है। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लास्ट में लिख दिया सभी सत्य हैं, तो सभी सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या दुई, दुई प्रश्न आ गया भैया, चोल मंदिरों के संदर्भ में असत्य कथन। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा सत्य असत्य वाली बातों का। चोल मंदिर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, ठीक है। मंदिर शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, बहुत अच्छी बात है। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान थे। मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, अब देखो मैंने पढ़ाया है, अब आप कलाकार बन गए। ओ तो मानना वही है, ये की पूछते हैं सर जी। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। पढ़ो इस तरह से कि उसके बाद एग्जामिनर कितना ही खतरनाक प्रश्न बना ले, आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ना फिर थोड़ा बहुत कर दिया करो ना अपने वाला काम, स्टेटस लगा लिया करो, मारे गुरुजी की वीडियो है, गुरुजी बड़ा ही वधिया पढ़ाते हैं, नाले कदे कदे गाना भी सुना देंगे है, ऐसा कह के शेयर कर दिया करो ना। चोल काल में गांवों का समूह क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा। उर क्या थी? उर क्या थी भाई? उर थी किसान बस्तियां, किसान बस्तियां। और नाडू क्या थी? ये गांवों का समूह। वैसे ना ये मैंने शब्द दिए, जो शब्द दिए हुए हैं ना, वैसे इनका वैसे आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि अपने इसमें है नहीं। वैसे आपको बता दूंगा, चोलों का जो प्रशासन हुआ करता था ना, सबसे नीचे की इकाई को कुर्रम कहा जाता था, उसके बाद कुर्रम, कोट्टम, नाडू, वलनाडु, और उसके बाद हुआ करता था मंडलम। ये चोलों का जो प्रशासन था। मेरी पसंदीदा हिस्ट्री जो है ना, विश्व इतिहास और इंडियन हिस्ट्री में साउथ इंडिया का इतिहास मेरे पसंदीदा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिल्मों में भी साउथ इंडियन फिल्में, और ये भी। सबसे नीचे कुर्रम था, कोट्टम था, नाडू ना वैसे जब हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं तो आज के जिले के समान इकाई हुआ करता था। वलनाडु एक संभाग के समान इकाई था, और मंडलम जो था ना वो स्टेट की तरह हुआ करते थे। लेकिन इसको हमने नहीं जानना, हमने नाडू और उर को याद रखना है, इनका जिक्र नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। एक बात बिल्कुल श्योर है, क्लियर है। 4 नंबर, किसान बस्तियां, बस्तियों को जो सिंचाई के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी क्या कहलाती थी? तो किसान बस्तियां, बस उर है। नाडू गांवों का समूह, नाडू गांवों का समूह आ गया बड़ा नाडू, नाडू खां। उर क्या है? उर्रे किसान बस्तियां हैं भाई। चोल काल में कदमाई क्या था? एक माई है और एक कद है, क्या है? भूरासव। कदमाई क्या है? भूरासव है, ठीक है। आज मेरी क्लास लाइव भी चल रही है, बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं, साथ में उत्तर भी दे रहे हैं, ठीक है। ले भाई, अब इसका उत्तर देना है आपको। आप बताओ निम्न में से कौन सा मंदिर चोल युगीन नहीं है? बताओ, शाबाश, बोल के बताओ। बी, डी है भाई, बिल्कुल सही है। ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। आज मेरे पास कमरा भरा हुआ तो नहीं है, 3 लोग बैठे हैं। तो निम्न में से कौन सा मंदिर चोल युगीन नहीं है? कौन सा नहीं है? जगन्नाथ। संदीप कुमार का उत्तर बड़ा शानदार। जगन्नाथ मंदिर जो है वो चोल काल का नहीं है। जगन्नाथ पूरी उड़ीसा में पड़ता है ये मंदिर। ये तीनों मंदिर हमने रटने हैं। तंजौर या वृहदेश्वर मंदिर एक का ही नाम है। ये राजराज प्रथम का, ये विजयालय ने बनाया, ये राजेंद्र ने बनाया। तीनों एक जगह पर लिखे हुए हैं आपकी किताब में, वहां कॉपी में लिख के और आगे एक एक के नाम लिख देना। यहां पर आप राजराज प्रथम का नाम, राज धड़कन फिल्म वाला राज, अच्छा वो जा सिमरन जा वो वाला राज, चलो वो ठीक है। निशुंभ सूदनी वाला कौन सा है? विजयालय है। धड़कन फिल्म मुझे बड़ी याद रहती है। गंगा कोंड चोल वाला कौन सा है? ओ मारो राजेंद्र ही है भाई, गंगा कोंड चोल राजेंद्र। 7 नंबर, चोल काल में बेटी नहीं है, बेटी क्या है? चोल काल में बेटी, अब आपको याद ही रह जाएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे, 3 नंबर, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आज तो ट्रिक ही नहीं बताई। हर मसले में ट्रिक नहीं होती, सामान्य बातें कि 3 मंदिर हैं, 3 राजाओं ने, वहां क्या ट्रिक बतानी है आपको?
बिना मतलब की। तो यहां पर क्या है, जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। संदीप कुमार जीत चुके हैं, इस सवाल के लिए कुछ भी नहीं। चोल राजा ने गंगा घाटी पर अभियान किया था, किस चोल राजा ने? कौन सा चोल राजा था भाई गंगा घाटी वाला? राजेंद्र प्रथम था। अच्छा, राज प्रथम कब गद्दी पर बैठा? 985 में बैठा। विशेष बात, प्रशासन का पुनर्गठन किया। और विशेष बात सबसे शक्तिशाली पावरफुल राजा था। और विशेष बात इसने एक मंदिर बनाया, जिस मंदिर को हम कहते हैं तंजौर का मंदिर। आदित्य प्रथम का जिक्र नहीं है, लेकिन विजयालय के बाद आदित्य गद्दी पर बैठा था। 9 नंबर प्रश्न है भाई, विजयालय ने किसे पराजित कर कावेरी डेल्टा पर अधिकार कर लिया? एक परिवार था, कौन सा था? मुटियार। वैसे मुटियार जो है गोत्र भी होता है, अपने पंजाबियां च ही होता है, रामगढ़िए वधिया बंदे होंगे हैं। विजयालय ने किसे पराजित कर कावेरी डेल्टा पर अधिकार कर लिया? मुटियारों को पराजित करके। चलो जी, प्रश्न संख्या 10, मुमवेद वेलन अरैयार उपाधियां किसे प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बताओ मुमवेद वेलन क्या था भाई? शाबाश, कमेंट करो, हाथों हाथ आया करे आपका। तो 60 दिन बचे हैं आपके पास। अरे यार क्या था? इनकी एक और मजेदार बात है, मुट्टी यार, अरे यार मतलब सारे यार ही यार है। मुरी यार का अर्थ क्या था? प्रधान। और मुमवेद वेलन क्या था? वेलन का अर्थ किसान। मुमवेद वेलन वो 3 जो हुआ करते थे राजा, उनकी सेवा करने वाला। और ये किनको उपाधियां दी गई थी? किसानों को उपाधियां दी गई थी। कौन से? जो अमीर किसान हुआ करते थे। धनी किसानों को कहते क्या थे? वेलालर कहते थे। प्रश्न संख्या 11, चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेव। अच्छा, ये भी क्या थी? ये भी ब्राह्मणों को दी जाती थी, लेकिन ये हम उत्तर भारत के संदर्भ में या गुप्तोत्तर काल में, चोल काल का मिला आ जाए तो ब्रह्मदेव ही पढ़ेंगे हम। शाला भोग किसको दान दी जाती थी? मैं झुकेगा नहीं ना, विद्यालय को। और देवदान किसको दान दी जाती थी? देवदान मंदिर को। और मंदिर को दान दी गई भूमि का एक और नाम था, तिरुनम मटनम, पता नहीं मटका वाला वो था। और जो जैनों को दान दी गई भूमि, जैन मंदिरों को, वो क्या थी? पल्ली चंद्रम, पल्ली। एक दाती चढ़ती, इन्होंने दाती भी लेके देंगे। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? लो भाई आगे, बेलन नहीं है, वेलन बगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तिरुनम कन्नी हो रुक्रम मकड़कड़म, मंदिर को उपहार स्वरूप दी गई तिरुनम कन्नी। तो तिरुनम जो है ये मंदिर को उपहार में दी गई। अच्छा, वो है तिरुनम मटकन्नी, मट है ये, मटकन्नी। तो ये थी मंदिर को उपहार में दी गई। पल्ली, जैन संस्थानों को पल्ली तो भूलना ही नहीं है। जैन संस्थाओं को पल्ली दे दो दान में, ठीक है। और मटका किसको दे दो? अपने मंदिरों को मटका दे दो, मंदिर को मटका दे दो। और बेलन जो है गैर ब्राह्मण किसानों को बेलन दान में दे दो, चकला ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या, उत्तर मेरु अभिलेख कहां से मिला है भाई? कहां से मिला है उत्तर मेरु अभिलेख? इसका ठीक उत्तर है चिंगलकूट जिला। कहां? तमिलनाडु में। चलो ये कमेंट करके बताओ। शाबाश, कांची किसकी राजधानी है? शाबाश, कांची रे कांची, प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। ठीक है, ये बता दो। चोल काल में एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समूह के बाहर मानते थे। मैंने कहा था ऐसा समूह हम उत्तर भारत में भी पढ़ते हैं, वो कौन सा था? जैसे चंडाल हो गए। तो ये क्या था? पुलयार या पुलाया। इसको पुलयार भी कहते हैं या पुलाया भी कहते हैं। मुझे इशारा हो चुका है कि क्लास बंद कर दी जाए, ठीक है। तो बस फिर अपने ध्यान रखना भाई, लाइव वाली क्लास, इससे पहले वाली 2 क्लासें जो अच्छे से बताई हुई है, लाइव वाले ऑप्शन में जाके 2 रिकॉर्डिंग क्लासें हैं, उनको देख लेना। बाकी एसएसटी की क्लासें कंटिन्यू चल रही है। एक दिन छोड़ के आपको मनोविज्ञान की शानदार देसी तरीके से मनोविज्ञान याद करने के खतरनाक वाले तरीके
पेरियम पुराण किस भाषा की कृति है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी। तमिल है भाई, तमिल तेलुगु कंफ्यूज करेंगे पेपर में। रीट में सीधे छपेंगे, मैं बिल्कुल कहता हूं, प्रश्न जो है ना वो छपेंगे। पेरियम पुराण किस सदी का ग्रंथ है? 10, 11, संदीप कुमार कह रहे हैं 12। ठीक है जी, क्लास को कर देना शेयर अपने दोस्त बंधुओं में। और एक कल आपको वीडियो मिलेगी, सुबह ही मिल जाएगी या दोपहर में, कि 60 दिनों की रणनीति एसएसटी और जो अपने साइकोलॉजी और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड को कैसे याद करना है, किस तरह से 5 बार याद कर सकते हैं 60 दिनों में। तो वो क्लास जरूर देखना और अपने साथियों से शेयर करना। रीट लेवल 1 में अगर कोई आपका जानकार हो तो मैंने क्लास डाल दी है, मैंने बुक्स बता दी है। हर टॉपिक में 20-20, 25-25 लाइनें याद करनी है। कौन से टॉपिक से पिछले 4 पेपरों में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आए हैं, जिस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए हैं वो मैंने पूरे हाईलाइट करके सारणी बना के उनको दे दी है, कहां कहां से पढ़ने ये टॉपिक, और 100 से ऊपर नंबर, आपका बेड़ा पार। तो वो वीडियो जरूर देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।